हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम सैम्पल पेपर स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स का क्लास 12 का, जो आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसका बना दिया है, उसके मैंने आपको एक पार्ट बना दिया पार्ट 1, उसका पार्ट ए मैंने आपको पूरा करा दिया था। इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन ए है वो पूरा हो गया। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन बी के क्वेश्चन देखेंगे। हमने 16 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम सेक्शन बी जो हमारे पास है, इसका 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पढ़िए। ए प्लैटिनम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, प्लैटिनम सरफेस का वर्क फंक्शन दिया है। कितना दिया है, W से लिखते हैं या 5 से, 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो 5.63 इंटू 10 की पावर 5.63 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। उसके बाद इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ इतनी फ्रीक्वेंसी दी है 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स। व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, लैम्बडा आपको निकालना है, मिनिमम कितना होगा, लैम्बडा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करेंगे इसमें, यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या कहती है आइंस्टाइन की इक्वेशन, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू माइनस डब्लू, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा एच सी अपॉन लैम्बडा। क्या होगा आपके पास, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से एच न्यू माइनस डब्लू की वैल्यू आ गई एच सी अपॉन लैम्बडा। तो क्वेश्चन में लैम्बडा की वैल्यू पूछी है, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्बडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन एच न्यू माइनस डब्लू। वैल्यू रखनी है आपको, आंसर आ जाएगा। लैम्बडा इक्वल्स टू एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, न्यू की वैल्यू दी है यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर 15, माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी दी है 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आगे देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे। और लैम्बडा इक्वल्स टू, देखिए 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितना बचा, -34 प्लस 8 तो -26 अपॉन, नीचे आ गया आपके पास, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 1.6। क्या कॉमन लिया हमने, 1.6 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पर बचेगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 15, तो कितना बचेगा -19, माइनस 5.63 इंटू 10 की पावर -19। अब आप देखेंगे लैम्बडा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन 1.6, 6.6 में से 5.6 गए, अप्रोक्सीमेटली 1 बचेगा, इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 ऊपर ले जाएंगे तो 6.6 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, -7। कितना बचा, -7। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, लगभग कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के आसपास आंसर आ जाएगा। 12 इंटू 10 की पावर -7, कुछ और आएगी वैल्यू, इतने मीटर। तो आप ये इसका करेक्ट आंसर होगा 12 पॉइंट जितना भी आ रहा होगा इंटू 10 की पावर -7। अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे 6.6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 में, तो 12.3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि सेक्शन बी का हमारा दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स इज आई।
अगर हमने वेवलेंथ लैम्डा यूज की है तो इंटेंसिटी टू सोर्स की आई आई है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रंट इज लैम्डा बाई 4। अगर वेवलेंथ लैम्डा बाई 4 हो जाए तो आपको बताना है कि इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 कोस फाई, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, इंटू पाथ डिफरेंस। अब उसने यहाँ पर कहा है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, 2 पाई बाई लैम्डा और ये कितना है लैम्डा बाई 4। तो फेज डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। I1 मोनोक्रोमेटिक है, दोनों सोर्स सेम है तो इंटेंसिटी सेम, I1 प्लस I2 दोनों I होंगे, प्लस 2√I और ये क्या आ गया कोस फाई। अब आप यहाँ पर देखो कि I इक्वल्स टू I प्लस I 2I प्लस 2I कोस फाई की वैल्यू कितनी रखेंगे पाई बाई 2। कितना रखेंगे पाई बाई 2। तो इस तरह से कोस पाई बाई 2 की वैल्यू आपके पास कितनी बनती है, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कितनी होती है 0। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी I इक्वल्स टू 2I प्लस 0। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, पहली इंटेंसिटी की डबल। कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी, पहले वाली इंटेंसिटी के डबल, 2 टाइम्स आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी। नहीं, अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसके लिए उन्होंने डाटा गिवन नहीं है पूरा। ठीक है, इसमें डी और स्मॉल डी की वैल्यू नहीं गिवन है, इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, वो क्या दिया है, P and Q आर 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ मास 4 × 10 की पावर -26 kg एंड चार्ज 4.8 × 10 की पावर -19 कूलाम, ईच मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ 2.4 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड एज सोन इन फिगर। द टू पार्टिकल आर इक्विडिस्टेंस 0.5 meter from the vertical y-axis. At some instant, a magnetic field B is switched on so that two particles undergo head-on collision. दोनों head-on collision किया तो क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आपको मास दिया है m और चार्ज दिया है q। ठीक है, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं कि मास कितना दिया है, m की वैल्यू दी है 4 × 10 की पावर -26 kg और चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 4.8 × 10 की पावर -19 कूलाम। मूविंग विद स्पीड दी है v, कितना 2.4 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एज शोन इन फिगर, टू पार्टिकल आर इक्विडिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर है 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर है दोनों पार्टिकल, यानी कि रेडियस इसकी कितनी दी है 0.5 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वाई एक्सिस, दोनों कितने की डिस्टेंस पर है 0.5 मीटर। एट सम इंस्टेंट अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच ऑन, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बी स्विच ऑन करते हैं, देखो एक पार्टिकल यहाँ है एक पार्टिकल यहाँ है, क्या दोनों, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, क्या दोनों टकराएंगे, कब टकराएंगे कि ये ऊपर की तरफ फोर्स लगे और इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगे। तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अगर, और आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग का, तो आप देखेंगे अगर आप अपना थंब इस डायरेक्शन में रखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में और फिंगर इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी डायरेक्शन आपके पाम के अकॉर्डिंग कैसी आएगी, इनवर्ड आएगी। कैसी आएगी, इनवर्ड। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि उस पर फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह से फोर्स नीचे की तरफ, वेलोसिटी उसकी इधर, तो इस पर भी आप निकाल सकते हैं, इस पर फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, दोनों से डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में बोला है
कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपने पढ़ा है आर का फॉर्मूला mv/qb, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालनी है mv/qr। ठीक है, बस वैल्यू पुट आउट करनी है इसमें। b इक्वल्स टू m की वैल्यू दी है 4 × 10⁻26, v की वैल्यू कितनी दी है 2.4 × 10⁵, अपॉन q की वैल्यू दी है 4.8 × 10⁻19 इंटू r की वैल्यू कितनी दी है 0.5। r की वैल्यू कितनी दी है 0.5। तो इसको 4 से डिवाइड, अब इसको आपको बस कैंसिल करना है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1.2। ठीक है, 1.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऊपर देखो कितना आएगा आपके पास 2.4 × 10⁻26 प्लस 5, तो कितना आया -21। ये लिख रहा है 1.2, 0.5 को लिखोगे आप 1.2 × 0.5 लिखा है 1.2 × 1/2, 2 से ये कटेगा 0.6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6 × 10⁻19। इसको और सोल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया 6 4 जा 24, तो 4 × 10⁻2, या आप लिख सकते हैं 0.04 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.04 टेस्ला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 का भी सेकंड पार्ट भी उन्होंने दिया है वीआई कैंडिडेट के लिए। उसने बोला है ए प्रोटॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, enters a uniform magnetic field 1.5 Tesla. At the entry, velocity vector makes an angle 30 degree to the direction of magnetic field. Calculate करना है pitch of the helical path और kinetic energy after completing half of the cycle. तो सबसे पहले इसमें जो जो गिवन है आप वो लिखेंगे। किस स्पीड के साथ चल रहा है वो चल रहा है v इक्वल्स टू 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.5 टेस्ला, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। सबसे पहले उसने पूछा है पिच, क्या निकालनी है आपको पिच निकालनी है। तो पिच का फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। पिच का फॉर्मूला होता है 2πmv cos θ/qb। क्या होता है 2πmv cos θ/qb। 2π की वैल्यू 3.14, m किसकी बात कर रहा है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 या 1.7 लिख सकते हैं आप, 1.7 इंटू 10⁻27 इंटू वेलोसिटी दी है 2 × 10⁵ इंटू कोस 30 डिग्री अपॉन क्यू की वैल्यू प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और बी की वैल्यू कितनी दी है 1.5। अब आपको इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखो, कुछ दिख रहा है या कट रहा है, नहीं दिख रहा हमें। देखो मल्टीप्लाई कर लो 2 × 3.14 इंटू 1.7 इंटू 2 डिजिट एक साथ, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर देखो कितना बनेगा, 10 की पावर -27 ही है। नीचे लिख रहा है 2 ये वाला 1.6 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -19। अब जब इसे सोल्व करेंगे आप तो पिच कितना आ जाएगा आपके पास, पिच इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, 1.6 दो बार है तो 1.6 इंटू 1.6, तो आप अप्रोक्सीमेट काट सकते हो, हमें थोड़ा सा लमसम हम आंसर ला सकते हैं। 1.6 से एक 1.7 आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर बचा क्या 3.14 इंटू 2 से भी चाहे इसको काट देना, 2 से इसको काटोगे 0.8 टाइम, √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.73 या 1.7 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा -27 प्लस 19, तो कितना आ जाएगा -8 अपॉन नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 0.8, कितना बचेगा 0.8। तो अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना
देख लेना, जो भी आंसर आना होगा निकाल देना। ये 1 पॉइंट कितना है, 1.5 है बी की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप इसको कर सकते हो आगे। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द साइकिल। हाफ ऑफ द साइकिल कंप्लीट करने में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वी। वी की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको 1/2, इसको 1.7 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 10⁻⁻27 इंटू 4 इंटू 10⁻10, इससे कट गया 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियाई इज शोन इन फिगर। W, X, Y, Z आर 4 न्यूक्लियाई इंडिकेटेड ऑन द कर्व। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जस्टिफाई योर आंसर। ये ग्राफ दिया है क्वेश्चन में, आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कोई कर्व दिया है वो उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। किसको डिनोट करता है, स्टेबिलिटी को। किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितनी ज़्यादा होगी वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन उतना ही कम करेगा, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि Y और X की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो लगभग 8 और 8.5 के बीच में है, मतलब इसी के आसपास है। तो ये मोस्ट स्टेबल होंगे। अब टूटेंगे या जुड़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन होगा या फ्यूजन होगा, वो केवल Z और W का होगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि W और Z का ही न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होगा। अब न्यूक्लियर फिजन यानी कि टूटना, 2 से ज़्यादा एलिमेंट में वो टूटेगा जो भारी होगा और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस थोड़ा कम होगी स्टेबल न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि जो फिजन होगा, फिजन किसका होगा, यहाँ पर फिजन होगा W का। किसका फिजन होगा, W का। अब आप कहोगे कि W का फिजन क्यों हुआ, क्योंकि W हैज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन Y एंड X एंड न्यूक्लियस इज हैवियर। तो जो न्यूक्लियस हैवियर होगा और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा होगी Y और X से। देखो Y की कितनी है 8.5, X की कितनी है 8.0 और W की कितनी है 7.5। तो इसका क्या होगा, आपके पास फिजन होगा, ये टूटेगा छोटे छोटे न्यूक्लियस में और इधर आ जाएंगे न्यूक्लियस। सेकंड, फ्यूजन यानी कि फ्यूज होंगे यानी कि जुड़ेंगे, ऐड होंगे, वो ऐड होंगे आपके जेड। जैसे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं जेड, इसकी न्यूक्लियस, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितनी है 5 MeV है। तो क्या होगा कि जेड की एज जेड हैज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज लेस देन Y एंड X एंड न्यूक्लियस इज, यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा, हैवियर। यहाँ पर न्यूक्लियस इज क्या है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किसका ज़्यादा होगा, आपके पास फिजन कौन टूटेगा, जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा और बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, तो W ब्रेक होगा, फिजन होगा। और फ्यूजन ऐड कौन होगा, जिसकी मास नंबर कम होगा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट हैं, ये VI कैंडिडेट के लिए है, इसमें वो डायग्राम में नहीं देख सकते तो उनके लिए डायरेक्ट दिया है। क्या, एक न्यूक्लियाई है W, इसका मास नंबर 190
और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5। एक्स है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास नंबर 90। वाई है, वाई की MeV में कितनी है 8.5 और 60 मास नंबर है। जेड है 5 और इसका 30। तो उसने कहा न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन किसका होगा, जो मास में हैवी होगा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी क्या होगी, कम होगी। तो आप देखो कि हैवी कौन है आपके पास, W। कौन है हैवी, W। तो W का क्या होगा, फिजन होगा। क्या होगा, फिजन। और जेड जो है इसका मास नंबर भी कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, तो इसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। इसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। और इसका क्या होगा, फिजन। फिजन का मतलब टूटना, एक न्यूक्लियस है हैवी, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। और फ्यूजन का मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर आपका बी का, क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना इस क्वेश्चन को कि 11th और 12th को इन्होंने मिक्स कर दिया दोनों को। अगर आपने 11th नहीं पढ़ी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसने कहा है व्हाट शुड बी द रेडियस आर ऑफ नियरेस्ट पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M एज पर बोहर पोस्टुलेट इन टर्म ऑफ स्मॉल m कैपिटल M g h g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं उसने कहा है कि रेडियस r निकालनी है पॉसिबल ऑर्बिट की, सैटेलाइट का मास कितना है m, जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट। एक आपके पास प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास कितना है m, इसके चारों ओर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉन करता था, यहां पर कौन रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का मास कितना है, इस सैटेलाइट का मास कितना है, कैपिटल M, कितना सॉरी स्मॉल m, और रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो उसने कहा है बोहर पोस्टुलेट लगाकर इसमें आपको इन टर्म में क्या निकालनी है, रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। तो बोहर पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम mvr NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि NH/2π। ये कौन है, ये कहता है बोहर मॉडल, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हैं दूसरे केस में, यहाँ तक तो 12th क्लास में एटम में सेम करते हैं। आगे आप क्या करते हैं, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, वहाँ पर करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, यहाँ पर हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर दे दिया उसने मास। तो Gmm/r², ये क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके इक्वल आप लेंगे इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r। r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो Gm/r की वैल्यू आ गई v²। क्या आ गई, v²। तो v² की वैल्यू आप या ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ गई, Gm/r। v² की वैल्यू कितनी आ गई, Gm/r। इक्वेशन नंबर 1 से r की वैल्यू निकालिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 r इक्वल्स टू कितना आएगा, NH/2πmv। हमें क्या करना है, r की वैल्यू हमने निकाली, v की वैल्यू निकाली है, क्योंकि v² की रखनी है यहाँ पर। v की वैल्यू आई NH/2πmr, क्या आएगी, mr। और v² की कितनी आ जाएगी, n²h²/4π²m²r²। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ये इक्वेशन नंबर 3, ये v² की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रखेंगे, n²h²/4π²m²r² की वैल्यू किसके इक्वल है, Gm/r के। r से r कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी n²h² इक्वल्स टू Gm/4π²m²r। तो आपको r निकालना है, n²h²/Gm/4π²m²। तो यहाँ पर आपकी रेडियस किसकी टर्म में आ गई, जिसमें उसने बोला था mgh। तो रेडियस
एम जी एच और किसके टर्म में आ गई, जी के टर्म में यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका रिलेट कर दिया 11th क्लास को 12th क्लास से। तो सेक्शन बी इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो सेक्शन सी के देखेंगे। कितने क्वेश्चन है, 7, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसकी हम बात करेंगे।